आज हम देखेंगे यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग देखे डिटर्मिनेंट का जो है 6 क्लास हुआ। 6 क्लास में डिटर्मिनेंट का शुरू का हम थ्योरी देखे थे, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी पे आधारित एक्सरसाइज था उसको करवाए थे। और आज देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो 12th के लिए हम लोग देखेंगे। ऐसे डिटर्मिनेंट का तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेनली जो 12 का जो सिलेबस में जो हम लोग को डिटर्मिनेंट का जो यूज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस पर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। यानी थ्योरी होगा और थ्योरी के बाद जो उस पर एग्जाम्पल भी लेंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए आज क्या देखना है, डिटर्मिनेंट का यूज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करते हैं। क्लियर? क्या देखना है, डिटर्मिनेंट का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे करेंगे। क्लियर? तो आज देखते हैं आगे हम लोग। जैसे सबसे पहला इसमें मेनली 2 फॉर्मूला बतलाना है। तो पहला देखते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्षेत्रफल का क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आप पढ़े थे, 10th क्लास में भी पढ़े हो, 11 में भी पढ़े हो। कितना? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यह जो है फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्मूला ये पढ़ना था और 11 में भी पढ़ाया गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जब त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस दिया हुआ हो, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फॉर्मूला था 1/2 नहीं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला तो पता है सबको, 10th में भी पढ़ना था और 11 में भी पढ़ना था। नहीं, अब इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 को हम रहने देंगे नहीं, और इधर लिख लेते हैं यह x1 x2 x3। पहला कॉलम में हम लिख लिए x1 x2 और x3 और दूसरा कॉलम में लिख लेते हैं y1 y2 y3 और तीसरा कॉलम में 1 1 लिख लिए। यहाँ पर जो है अगर इसको आप देखिए पहला कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा ना, x1 लेंगे फिर इसको डिलीट करेंगे, इसको गुना करो। यानी पहला कॉलम के रिस्पेक्ट में जैसे शुरुआत में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाए थे, प्रसार निकालना, डिटर्मिनेंट का मान निकालना, तो हम वहां पर बतलाए थे कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, सिखाए थे ना। अब यहाँ पर क्या है कि आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, देखिए डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। यानी इतना को जब हम जो है इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दिया हुआ हो, नहीं ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस अगर दिया हुआ हो तो उसका एरिया निकालने का डिटर्मिनेंट की सहायता से जो फॉर्मूला होगा 1/2 फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट, सेकेंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट और थर्ड कॉलम में लगातार क्या 1 1 यहाँ पर आ गया। और इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है, यहाँ पर एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है, यह ए है, बी है और सी दिया हुआ है और इसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है। यहाँ पर जो है मान लेते हैं 3 और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5 और 7 दे दिया है और यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 3 दे दिया है। इस तरीका का जो है 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालने के लिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2। और पहला में क्या लेते हैं x कोऑर्डिनेट को, पहला कॉलम में क्या लिए हैं x कोऑर्डिनेट को। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 5 है नहीं, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है। फिर जो है दूसरा कॉलम लेते हैं y कोऑर्डिनेट को। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है 7 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है।
फिर थर्ड कॉलम में लगातार 1 1 ले लेते हैं और इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे। इस डिटर्मिनेंट को जब इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे तो वही जो दे देगा वह क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी इस फॉर्मूला से निकाले या इस फॉर्मूला से निकाले आंसर अलग नहीं है, आंसर दोनों का क्या आएगा, समान आएगा। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नहीं, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और इसका जो है इसमें इसका अगर आंसर जो है माइनस में आ जाएगा, फिर भी मॉड लगाकर उसको हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कोऑर्डिनेट तो आपको पता है कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो एक्स नेगेटिव और वाई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट तो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है कि वह किस क्वाड्रेंट में उसके अनुसार पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है, लेकिन एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरिया निकाल रहे थे। अब एरिया इसका कैसे निकलेगा, तो इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए। नहीं तो पहले से 1/2 दिया हुआ है और इसको हम किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, पहला रॉ के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। पहला रॉ के रिस्पेक्ट में यहां से हम करेंगे, ध्यान देना है। क्या लेंगे, 3, इसका चिन्ह तो प्लस होता है तो प्लस में हम 3 ले लेते हैं। और सिखाए थे क्या, जिस अवयव को हम लिखते हैं उसके संगत रॉ और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। पहला चैप्टर में ही सिखाए थे, सामने वाला रॉ और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 1 और यहाँ बचेगा 3 1 बचेगा। इसके बाद जो है यहाँ से इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस में क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर जो है इसके संगत रॉ को डिलीट कर देंगे और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 5 बचेगा, 1 इसको डिलीट किए थे ना और इसको डिलीट किए थे, इसको डिलीट, तो 5 1 बचा था, 4 1 आ गया, ये हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह जो है प्लस होता है, प्लस में हम 1 ले लेंगे और इसके संगत जो है रॉ को डिलीट कर देते हैं, कॉलम को। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 4 है और 3 है। ये आप लोग को आता है, शुरू में ही सिखा दिए थे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। अगर किसी को छूट गया होगा तो यूट्यूब पर हम जो वीडियो डाल दिए हैं डिटर्मिनेंट का डे 1, उसको जाके आप देखिएगा, नहीं सीख जाइएगा डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। आसान चीजें हम बड़ी विस्तार से वहां पर सिखाए थे। यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिटर्मिनेंट का कैसे प्रयोग करते हैं, तो फॉर्मूला उसके लिए बतला दिए और यहाँ पर एक्सपेंशन हम देख रहे हैं। देखते हैं आगे, इसको 1/2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 तो रहेगा। ये 7 को 1 से गुना कीजिए, 7 को 1 से 7, इधर -3 -2 है, ये हो जाएगा 5 - 4 + 1 है, इधर हो जाएगा 15 - 28 हो जाएगा, 15 - 28, तो ये आ गया 1/2 और इधर ये हो गया कितना 3, 7 में से 3 गया कितना 4, इधर कितना है 2 है, 5 में से 4 गया तो 1 और +1 है, 15 में से 28 गया तो ये जो बचेगा -13 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 1/2, नहीं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -2 और -13 हो जाएगा। तो यहाँ गया 1/2 और ये हो जाएगा 12, नहीं और माइनस कितना आ जाएगा 15, 12 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी -3/2। और सिखाए थे एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ मोड लगा देंगे, अब मोड लगा के इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। हिंदी में लिखना है तो वर्ग इकाई, इंग्लिश में लिखना है तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि एरिया जो हमेशा होता है वो वर्ग इकाई में निकलता है, एरिया हमेशा वर्ग इकाई में निकलता है नहीं। और यहाँ पर जो है देखते हैं, और आयतन क्या निकलता है, घन इकाई में निकलता है, क्यूब में निकलता है। ये भी लिखना जरूरी है, जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं कहीं भी कोई भी चैप्टर में पढ़ रहे, इससे मतलब नहीं है 10th में पढ़ रहे हैं कि 11 में पढ़ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर एरिया आप निकाल रहे हैं तो वहां पर स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये बात ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत बार बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए सारा चीज। और एक चीज, दूसरा चीज क्या बतला यहाँ पर कि मॉड लगा हुआ रहेगा, क्या सॉरी क्या रहेगा, नेगेटिव भी अगर आता है डिटर्मिनेंट का मान
उसको मॉड लगा के क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। क्यों पॉजिटिव करते हैं, तो पता है कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दे देता है, तो एक तो तरीका है कि 10th में आप पढ़े थे, 11 में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का। और दूसरा एक तरीका हम यहाँ पर सिखा दिए कि डिटर्मिनांट की सहायता से, अगर डिटर्मिनांट दिया हुआ हो तो डिटर्मिनांट की सहायता से नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हैं। उसमें फॉर्मूला क्या आया, तो 1/2, उसके बाद डिटर्मिनांट लिए, डिटर्मिनांट के पहला कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा कॉलम में लगातार 1 ले लिए। इस तरीका से जो है क्या हो गया, ये आपका जो है अगर फॉर्मूला पता हो गया, और जब फॉर्मूला पता रहेगा और त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दे देगा, नहीं त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस अगर दे देता है, तो वहां से इस तरीका से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बात यहाँ पर जी, क्लियर हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अच्छा ठीक है। अब जो है हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि एक चीज जो है करना क्या है, ध्यान देना है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डायरेक्ट आपको इस त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस दे देगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा और बोलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ऐसे निकाल लेंगे। कभी क्या होगा, तीनों वर्टिसेस दे देगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि यह कॉलिनियर है, संरेख है। याद रखिए क्या बोलेगा, संरेख है, कॉलिनियर है। नहीं तो संरेख के लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। नहीं अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर रहता है, 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जो है कॉलिनियर के लिए कंडीशन क्या ले लेना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, नहीं क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 ले लेंगे। किसके लिए, कॉलिनियर के लिए, संरेख के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं, ध्यान देना है कि मान लीजिए एक त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए है बी प्लस सी, बी का दिया हुआ है बी सी प्लस ए, और सी का दिया हुआ है सी ए प्लस बी दे दिया। एबीसी देखिएगा, एक त्रिभुज है, नहीं एक ट्रायंगल है जिनका 3 वर्टिसेस है, ए बी सी। एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस ए बी सी है, और कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी। बस में यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट बी है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, सी प्लस ए, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सी है और वाई कोऑर्डिनेट ए प्लस बी है। और कह रहा है आपको ये प्रूव कीजिए कि यहाँ पर जो है 3 पॉइंट जो एबीसी वह क्या है, कॉलिनियर है। नहीं 3 पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर 0 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि क्या है, कॉलिनियर है। तो हम फॉर्मूला लिखाए थे, देखते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यहाँ पर निकाले वह कितना था, 1/2। और पहला कॉलम में था एक्स कोऑर्डिनेट, x1 x2 x3, और दूसरा कॉलम में था y कोऑर्डिनेट, y1 y2 और y3, और तीसरा कॉलम में जो था 1 था। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से a है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट b है, और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट c दिया हुआ है। y कोऑर्डिनेट जो है b प्लस सी, यहाँ पर दिया हुआ है c प्लस ए, और यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, और तीसरा कॉलम में क्या है, लगातार 1 है। लिख लिए। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीका से डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि यह क्या है, कॉलिनियर है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का प्रयोग कर लेते हैं कि जल्दी प्रूव्ड हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में सिखाए थे ना 8वां गुण, क्या सिखाए थे, 2 या 2 से अधिक रो अथवा कॉलम को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जोड़ लेते हैं। पहला कॉलम जो लिखते हैं, पहला कॉलम वह पहला प्लस दूसरा करके, तो कितना हो जाएगा, 1/2। कितना होगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यह a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। दूसरा कॉलम कुछ नहीं किया, उतार देते हैं, b प्लस सी प्लस a प्लस बी, फिर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर से जो है क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में किसी एक ही रो अथवा एक ही कॉलम से कॉमन आ जाता है। तो पहला कॉलम से कॉमन आ रहा है कितना, a प्लस बी प्लस सी, और बट्टा में 2 था तो 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा, 1 1 1। यहाँ बचा b प्लस सी प्लस
ए प्लस बी, ये 1 1 बच गया। तो क्या देख रहे हैं कि पहला कॉलमन और तीसरा कॉलमन यहाँ पर 1 1 यहाँ भी है, 1 1 यहाँ भी है, तो समान हो गया। और क्या पढ़ाए थे, किसी डिटर्मिनेंट का दो रो अथवा दो कॉलमन आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तो उसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इस पूरा को हम अगर 0 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो गया। अतः 3 पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर होगा, संरेख होगा। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सिखाए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा और कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज क्या 3 पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। तो क्या करेंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, अगर 0 आ जाता है तो वह कॉलिनियर होगा। इस पर तीसरा भी क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन किस तरह का आता है, दो तो सीख गए, कौन कौन दो सिखाए, दो कौन कौन हम सिखाए यहाँ पर, एक सिखाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक क्या सिखाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाए, और दूसरा हम क्या सिखाए कि कॉलिनियर प्रूव्ड करना, संरेख प्रूव्ड करना। एक क्या होगा कि आपको 3 ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है उसमें तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा और एरिया भी दिया हुआ रहेगा ट्रायंगल का, लेकिन कोऑर्डिनेट में आप देखिएगा तो कहीं एक जगह गायब कर देगा अंक को, उसके स्थान पर जो है कोई के या कुछ और दे देगा नॉन क्वांटिटी, या कहेगा उसको निकालने के लिए, यानी के का वैल्यू निकालने के लिए। वही काम करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो तीनों वर्टिसेस है उसको रखेंगे, एरिया भी लेकर चलेंगे, और लास्ट में क्या होगा, के का मान वहां से निकल जाएगा। कहने का मतलब एक चीज और ध्यान रखना है कि के का मतलब कोऑर्डिनेट अगर निकालने के लिए कहेगा तो कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो जब एरिया दे देगा, कहेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो याद रखना है एरिया जो होता है मॉडुलस वैल्यू होता है, और जब मॉड हटाएंगे तो वहां पर हम लोग प्लस माइनस में लेकर चलेंगे तो के का 2 मान निकल जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, जैसे ध्यान देना है, नोट हम सेकेंड कर लेते हैं, ऐसा नोट पहले नोट हम लिखाए थे, नोट नहीं लिखाए थे या लिखाए होंगे, ध्यान में नहीं है। चलिए हम नोट सेकेंड कर लेते हैं, अगर कॉलिनियर को आप नोट फर्स्ट मानकर चलिए। नोट सेकेंड में हम क्या करते हैं कि देखिए आप कि एक ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, ए मान लीजिए है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 3 और 4 दे दिया है, बी है, बी का दे दिया 2 और 1 दे दिया, और सी है जिसका दे दिया 4 और 5 दे दिया, और साथ में उस ट्रायंगल का एरिया भी आपको दे दिया। एरिया मान लीजिए कुछ दे देता है, मान लीजिए कि 16 दे दिया आपको, एरिया दे दिया 16, और साथ में कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, लेकिन एक जगह के है, बाद बाकी जगह कोई ना कोई अंक है, 4 है, 2 है, यहाँ 4 है, 5 है, लेकिन यहाँ पर एक जगह देख रहे हैं के है, और कहेगा के का मान निकालिए। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक इतना हो और क्षेत्रफल भी इतना हो, तो के का मान निकालने के लिए तो वही तरीका से हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, वही पिछला तरीका जो फॉर्मूला जो लिखाए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, कितना था, x1 x2 x3, यहाँ पर था y1 y2 y3, और यहाँ पर 1 1 1 दिया हुआ था, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे। अब क्या होगा, 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, एरिया कितना दे दिया था 16, यहाँ पर 16 ले लेंगे, यहाँ पर के है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इधर वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 4 है, 1 है और 5 है, और इधर देख रहे हैं 1 1 दिया हुआ है। ये 2 को इधर ले आते हैं तो 16 को 2 से गुना करेंगे 32, नहीं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो के लेकर चलते फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो इसके संगत रॉ डिलीट हो जाएगा कॉलम, तो 1 1 5 1 हो जाएगा, माइनस 4 ले लेते हैं, इसके संगत ये रॉ डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम, तो 2 1 4 1, और ये डिलीट हो जाएगा, ये 1 ले लेंगे अगर यहाँ से तो ये डिलीट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 1 4 5। यहाँ पे एक्सपेंशन पे हम जल्दी जल्दी निकाल लें, क्योंकि पहले ही आपको शुरू में ही सिखा दिए थे डिटर्मिनेंट का मान निकालना, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, आसानी से हम निकाल लें। इसका प्लस होता है, माइनस प्लस चिन्ह होता है, जैसे एक्सपेंड करना है हम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसको पहले इसी को लिख लेते हैं, के है तो के लिख लेंगे,
इसको क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 को 1 से, तो -5, इधर -4 है, इधर कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 2 -4 और +1 है, इधर हो जाएगा 10 -4 और इक्वल टू 16 है। याद रखना है ये जो वैल्यू आएगा हम लोगों का वो मॉडुलस वैल्यू होता है। नहीं, अब क्या करेंगे यहां पर, इसको ध्यान में रखना है, यहां पर कितना k है, 1 में से 5 गया -4, कहने का मतलब -4k आ जाएगा। यहाँ 2 में से 4 गया तो -2 और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा और इक्वल टू 16 है। अब इधर कितना है, -4k और इधर हो जाएगा 14 और इक्वल टू 16, 8 और 6 14। अब देखो ये मॉडुलस में लेकर चले हैं क्योंकि k निकालना है। नहीं तो k निकालना है तो जब इधर से मॉड हटाते हैं, नहीं ये फॉर्मूला आपको पता है ना, पहले भी बतला चुके हैं कि मॉड ऑफ x बराबर अगर a रहता है तो x बराबर +- a हो जाता है। पहले भी पढ़ाए थे हम एक बार, अगर नहीं याद है तो यहां से आप याद कर लीजिए। मॉड ऑफ x बराबर a है तो x बराबर कितना होगा, +- हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, +- हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, -4k और +14, यहां से मॉड हटाएंगे तो इधर +-16 ले लेंगे, +-16 आ जाएगा। अब दो केस में ले लेंगे। केस फर्स्ट में लिखेंगे -4k और +14 इक्वल टू 16, और यहां से -4k 14 उधर जाएगा तो 16 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 2 और k बराबर जो आ गया 2 कितना, -4, कटेगा 2 से 4 तो -1/2 हो जाएगा। और केस सेकेंड हम इधर लिख लेते हैं, ध्यान देना है जगह उधर नहीं है इसलिए हम इधर लिख लेते हैं। केस सेकेंड में क्या कर लेंगे, यहां से जो -4k दिखाई दे रहा है ना सबको, जी हाँ, -4k नहीं और +14 है, -4k +14 इक्वल टू -16 ले लेंगे तो यहां से -4k इक्वल टू जो आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। माइनस तो माइनस कटेगा तो k बराबर 30/4, 30/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से काट दीजिए, 15 और 2 से 2 मरतबे तो k बराबर कितना आ गया, 15/2, अर्थात k का 2 मान निकल गया। नहीं, इसका फाइनल आंसर जो हो गया, k का मान बोल रहा था तो एक मान आ गया 15/2 या दूसरा मान जो आ गया कितना, -1/2 आ गया। तो ये 2 मान निकल गया। तो k का यहाँ पर देखिए कि 2 मान निकला, एक पॉजिटिव निकला और दूसरा नेगेटिव निकला है, क्योंकि k तो कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, सबको पता है ना चीज। कोऑर्डिनेट के अनुसार पॉजिटिव भी होता है, कोऑर्डिनेट के अनुसार नेगेटिव भी होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, आप लोग को पता है सारा चीज। कोऑर्डिनेट नहीं जी किस, अब क्या होगा, ध्यान देना है। यहाँ पर 3 चीज सिखाए आपको। पहला क्या सिखाए, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा और कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कहेगा त्रिभुज का क्या बोलेगा, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा कॉलिनियर है, संरेख प्रूफ कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि वह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, नहीं कॉलिनियर है वो। और तीसरा क्या होगा कि कोऑर्डिनेट दे देगा इस तरीका से और एरिया भी दे देगा, कोऑर्डिनेट भी दे देगा और एरिया भी दे देगा, लेकिन एक जगह अंक नहीं देगा, के दे देगा या कुछ और, ए दे देगा, बी दे देगा और कहेगा वहां से निकालिए के का मान। उसी तरीका से फॉर्मूला लिख लिए, एरिया दिया हुआ था तो एरिया के स्थान पर 16 ले लिए, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, नहीं, और इस तरीका से जो है मेरा के का मान निकल जाएगा। तो याद रखना है, जब के का मान निकालने के लिए कहेगा तो वहां पर 2 मान निकलेगा, नहीं पॉजिटिव एक नेगेटिव निकलेगा, लेकिन एरिया कभी भी निकलेगा, एरिया हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, एरिया हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और जब भी आप एरिया निकालते हैं तो नीचे में स्क्वायर यूनिट या हिंदी में वर्ग इकाई लिखना रहता है। ये 2-3 चीज को ध्यान में रखना है सबको। क्लियर हो गया यहाँ तक? नहीं तो हम देखें कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिटरमिनेंट का कैसे प्रयोग करते हैं। नहीं
उस ये चीज बतलाया है यहाँ पर, पहला फॉर्मूला बतलाया। ऐसे बहुत जगह हम यूज करते हैं, उतना नहीं देखना है। यहाँ पर एक दो फॉर्मूला जो 12th में जरूरी है उसको भी हम फिलहाल देख लेते हैं। इसके बाद आपको 3D में भी जरूरी पड़ता है, कोऑर्डिनेट में तो कहीं भी आ जाता है, बहुत जगह इसका यूज होता है। लेकिन एक दो फॉर्मूला यहाँ पर हम देखेंगे जो जिससे क्वेश्चन बुक का पूरा बन जाए। ये पहला क्लियर हो गया? नहीं कोई दिक्कत इसमें? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। क्लियर? चलिए ठीक है, तो फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का हम प्रयोग कैसे करते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला देखें। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि रेखा का, स्ट्रेट लाइन का कहेगा इक्वेशन निकालने के लिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। नहीं क्या बोलेगा, ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है क्या बोलेगा, स्ट्रेट लाइन जो है दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है। स्ट्रेट लाइन जो है दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है, तो बोलेगा उसका क्या है ना कि इक्वेशन निकालने के लिए। तो 11 में हम पढ़ाए थे, 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेखा का समीकरण क्या होता है। रेखा का समीकरण में जो है हम 5 रूप बतलाए थे कि 5 रूप क्या होता है रेखा के समीकरण का, जिसमें पहला हम बतलाए थे, याद होगा आप लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ाए थे रेखा का समीकरण का पहला रूप क्या था, y अंतःखंड रूप था। नहीं, y इंटरसेप्ट फॉर्म था। इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग लिखे थे जो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा आया था पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा पढ़ाए थे 2 पॉइंट फॉर्म। नहीं, चौथा पढ़ाए थे इंटरसेप्ट फॉर्म। और पांचवा पढ़ाए थे नॉर्मल फॉर्म बतलाए थे। रेखा के समीकरण का 5 रूप। लेकिन यहाँ 5 रूप का नहीं चर्चा करना है डिटर्मिनेंट में, हम लोग को सिर्फ एक रूप का चर्चा करेंगे, 2 बिंदु रूप। रेखा का समीकरण का 2 बिंदु रूप अगर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट का जाकर देखिए, उलट के कॉपी कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ था 2 बिंदु रूप में। जब रेखा 2 बिंदु से पास करेगा तो उसका समीकरण क्या होता है, वहां तो सिखाए थे, लेकिन यहाँ आज बतलाएंगे डिटर्मिनेंट की सहायता से उस रेखा का हम समीकरण कैसे निकालेंगे। क्या बतलाए, दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा। जब रेखा 2 बिंदु से जाता हो, नहीं जी, जब रेखा कितने बिंदु से जाता हो, 2 बिंदु से, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2। तो रेखा का समीकरण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए थे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद आ रहा है? जी हाँ। ये कहां पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला 2 बिंदु रूप में, याद होगा, 2 बिंदु रूप 2 पॉइंट फॉर्म में। जो 2 बिंदु से रेखा पास करेगा तो रेखा का समीकरण ए होता है। अभी हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की सहायता से जब रेखा में का 2 बिंदु दिया हुआ हो तो डिटर्मिनेंट की सहायता से रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे और पहला कॉलम में क्या लिख लेंगे, x, x1 और x2 लिख लेंगे। दूसरा कॉलम में लिख लेंगे y, y1 और y2 लिख लेंगे, और तीसरा कॉलम में लगातार 1 1 बराबर 0 ले लेंगे। इस फॉर्मूला को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, दोनों का मान रख देंगे और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे जनरल तरीका से, जो आपको आता है पहला चैप्टर में जो पढ़े थे उस तरीका से। तो क्या होगा, रेखा का समीकरण निकल जाएगा। बात समझ में आया? पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, x, x1 और x2, दूसरा कॉलम में y, y1 और y2, और तीसरा में 1 1 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा। रेखा का समीकरण कैसा होता है तो बतलाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो उस तरह का रेखा का समीकरण निकलेगा। हम एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेते हैं, जगह नहीं इसलिए इसको यहां से मिटा देते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक रेखा है, वह 2 बिंदु से पास कर रहा है, ए और बी से। ए का कोऑर्डिनेट है 4 और 1 है, और इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 3 और 6 दे दिया है। 4 1 और 3 6 से होकर रेखा जाता है, तो इस रेखा का क्या समीकरण होगा। तो फॉर्मूला क्या बतलाए, डिटर्मिनेंट लेंगे,
यहाँ पर लिए थे x, इधर बोले थे x1, तो x1 इसको बोलिए एक्सपोनेंट को, तो 4 और x2 3 हो गया। फिर लिए थे y1 कितना 1 और y2 6, 1 1 और बराबर 0। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। इसका चिन्ह प्लस होता है, क्या होता है इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस में x लेंगे, सामने वाला रो को डिलीट कर देंगे और कॉलम को क्या बचेगा 1 1 6 1। इसका माइनस होता है, माइनस में y ले लेंगे, इसके सामने वाला रो को डिलीट कर देंगे कॉलम को 4 1 3 1 और इसका चिन्ह क्या होता है फिर प्लस होता है। इसके सामने वाला रो को डिलीट करेंगे कॉलम को 4 1 3 6 बराबर 0। नहीं, अब क्या होगा x इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो कितना होगा 1, इसको इस -6 माइनस y, इसको इससे करते हैं तो 4 -3 प्लस 1, इसको इससे करेंगे तो 6 को 4 से करेंगे 24, इधर -3 बराबर 0। अब एक में से -6 जाएगा तो -5, -5x, इधर बच जाएगा 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y, 23 में से 3 गया तो कितना बचेगा 21 बराबर 0। माइनस कॉमन लेकर या बराबर के उधर ले जाइए सबको, तो माइनस वाला क्या प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, प्लस वाला माइनस में बराबर 0। कैसा आ गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। सबको पता है, स्टेप लाइन में पढ़े थे, रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो इस तरीका से क्या होगा कि रेखा का समीकरण दे देगा कि नहीं, एक रेखा जो है दो दिए हुए बिंदु से होकर जाती है, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा, समीकरण पूछेगा तो इस तरीका से हम लोग निकाल लेते हैं। बड़ी आसान चैप्टर है वो। नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो है 12 में जो है एनसीईआरटी अगर आप बनाते हैं तो सिर्फ दूसरा चैप्टर जो होता है, दूसरा चैप्टर मतलब 4.2, दूसरा चैप्टर जो है वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें प्रॉपर्टी का प्रयोग करके बनाना रहता है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो भी ठीक हो जाएगा। फिर पहला चैप्टर तो 4.1 बतलाए थे एनसीईआरटी से, आसान चैप्टर था, आसानी से बन गया था, नहीं बन गया था जी। दूसरा थोड़ा सा मेहनत कर, तीसरा भी बहुत आसान है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। क्या करना है, रेखा का समीकरण निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीका का आज का थ्योरी हो गया। नहीं, दो चीज बतलाए, क्या बतलाए हम, डिटर्मिनेंट के प्रयोग से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के प्रयोग से कैसे हम रेखा का समीकरण निकालेंगे, और इस पर आधारित 12 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर जो एनसीईआरटी है उसमें था 4.3 एक्सरसाइज। तो आज ही जाके आप लोग क्या कीजिएगा 4.3 एक्सरसाइज पूरा बनाइएगा, नहीं पूरा बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, और उसको बना लेना है। फिर आगे अगला क्लास में, नहीं अगला क्लास में हम क्या देखेंगे, माइनर और कोफैक्टर देखेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर भी एक क्लास में पढ़ा देंगे और सारा क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, हमको बतलाने का जरूरी नहीं है। अगर फंसेगा तो पूछ लीजिएगा उसको, उसके बाद फिर देखेंगे बारी बारी से जैसे आएगा वैसे। तो आज रहने दे, इतना क्लियर हो गया ये चीज जी, हाँ रहने देते हैं। तो ठीक है, तो ठीक है।